मतलब अगर एक बंदा ये नहीं ना जान सका कि मुझे अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, भले से वो पीएचडी है, भले से वो अरबपति है, खरबपति है, भले से वो दुनिया का सबसे मशहूर आदमी है, तो वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान है कि जो अपने वजूद के बारे में अवेयर नहीं है कि मैंने अपने वजूद को कैसे बेहतर रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है, और हमारे टीचर्स, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आज तक ये रियलाइज़ ही नहीं कर सके शायद कि एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स क्या हैं। और इस मुल्क को किसी ने बाहर से आके ठीक नहीं करना, इस मुल्क को हम सब ने मिल के ठीक करना है। और हम अगर किसी मसीहा के इंतज़ार में रहेंगे तो ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। हर पाकिस्तानी अगर अपने हिस्से का रोल अच्छे से निभाना शुरू कर दे, तो कलेक्टिवली जो मुआशरे का जो कलेक्टिव कॉन्शियस जब इस लेवल पे जाएगा, तो ये एक मुआशरा, ये एक सिस्टम बहुत हेल्दी सिस्टम होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, सर यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर अभी आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्यों दूँ? मैं तो ज़रा एलेबोरेटिव इंट्रोडक्शन दूंगा अगर आपकी इजाज़त हो। जी, आप एलिबरेट करके दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेयान, मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतना प्यारा सा, क्यूट सा, टैलेंटेड और जीनियस बॉय मेरे साथ मौजूद है और मेरा इंटरव्यू करने आया है। थैंक यू। तो मेरे लिए इंडीड ये बड़े ऑनर की बात है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया है, और आप उस कॉन्फिडेंस को कैरी करते हुए इतने अच्छे अंदाज से आप बैठे हुए हो और आपने इस पॉडकास्ट का आगाज़ किया है। तो थैंक यू। एज़ फार एज़ माय इंट्रोडक्शन इज़ कंसर्न, मैं बाय प्रोफेशन एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, लीडरशिप कोच हूँ, और मेरी जो सर्विसेज हैं वो मोस्टली सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री, जुडिशरी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हैं। मैं इन इदारों में जाता हूँ और वहाँ पे लीडरशिप पे, सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग्स देता हूँ। जी। तो चूँकि मैं एक साइकोथेरापिस्ट भी हूँ, तो शाम के वक्त फिर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, वो लोग के जो कहीं ना कहीं किसी नफ्सियाती मसले को फेस कर रहे होते हैं। तो जी। हम साइकोथेरापी के ज़रिए, एनएलपी के ज़रिए, हिप्नोटिज्म के ज़रिए उन उन लोगों का इलाज करते हैं कि वो लोग मज़े की शानदार ब्लिसफुल लाइफ जी सकें। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, वो आपकी तरह बहुत क्यूट हैं लेकिन आपसे छोटे हैं। एंड जी। आई विश के द वे यू आर कैरिंग द थिंग्स, वो भी आपकी तरह जो है वो अच्छे से स्टडीज़ के साथ-साथ अपने अंदर जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इंट्रोडक्शन दिया सर। आप काइंडली अपनी एजुकेशन में बता दें। ये तो मैं बताना ही भूल गया। एजुकेशन रेयान ऐसा है कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि गुजरांवाला से है, मेरी जो ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो सारी की सारी गुजरांवाला से है। और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़ी, देन आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, मेजर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। जी। और उसके बाद फिर मैंने बहुत से डिप्लोमास किए, सर्टिफिकेशंस की यूके से, और जो आलमी इदारे हैं वहाँ से मैंने अपने नॉलेज गैप्स को फिल करने के लिए बहुत सी सर्टिफिकेशंस के साथ साथ डिप्लोमास भी किए। जी। और ये सीखने का सिलसिला जारी है, एंड आई बिलीव के मॉडर्न वर्ल्ड में जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस है वो बहुत छोटी चीज़ है। आपको अपने नॉलेज को हर लम्हा अपडेट करना पड़ता है, चूँकि जो इंटरनेशनल एजुकेशन का लैंडस्केप है वो एआई की वजह से बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुआ है। जी। आपने क्यों ये ट्रेनिंग के अंदर आए और क्यों मतलब ग्रूमिंग लोगों की करवाना आपने शुरू की? ओके। देखिए रियान, ऐसा है कि मैंने अपने प्रोफ़ेशनल करियर का आगाज़ अपनी एक एकेडमी से किया था। आई वाज़ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। तो जब मैंने अपने घर में एक एकेडमी ओपन की, और उस एकेडमी में मैं जो प्राइमरी एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाता था। जी। और जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो फिर 9th-10th के स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो एकेडेमिया के साथ-साथ कहीं न कहीं मैं उनकी काउंसलिंग और कोचिंग भी कर रहा होता था, बिकॉज़ ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी में बिल्ट इन है।
जी, तो इसके साथ-साथ फिर जब मैंने फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू किया तो होम ट्यूशन्स और एकेडमीज़ में पढ़ाना, इस सारे के सारे तालीमी सफ़र में आई रियलाइज़्ड कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ मिसिंग एलिमेंट्स हैं, और उन मिसिंग एलिमेंट में एक एलिमेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कैरेक्टर, और उसके साथ-साथ जो लाइफ़ स्किल्स का बिल्ट ना होना। जैसे कि हम अपने तालीमी सफ़र में एक करिकुलम पढ़ते हैं, एक जी, निसाब हमें पढ़ाया जाता है। बट आई फेल्ट कि जो ज़िंदगी गुज़ारने का करिकुलम है, जो एक होलिस्टिक लाइफ़ जीने का निसाब है, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। तो देन आई डिसाइडेड कि जो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासरूम्स में बता रहा होता हूँ कि भाई ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में ऐसे जिया जा सकता है, खुशगवार अंदाज में ज़िंदगी को कैसे जीना है, अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर अंदाज में कैरी किया जा सकता है। तो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इन चीज़ों को कॉर्पोरेट लेवल पे करूँ। तो फिर जैसे-जैसे मेरी अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ती गई तो आई डिसाइडेड कि मैं तालीमी इदारों में जाके अपने जो स्टूडेंट्स हैं मैसिव लेवल पे अपने इस मैसेज को उन तक पहुँचाऊँ। और फिर हमने तालीमी इदारों में बहुत से सैकड़ों सेशंस किए, और उन सेशंस में हम स्टूडेंट्स को यही चीज़ें बताते थे कि उन्होंने अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर करना है। उसके साथ-साथ हम करियर प्लानिंग पे, करियर काउंसलिंग पे उनको गाइड करते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये फिर जो सफ़र है, ये सिविल सर्विसेज़ तक चला गया। चूँकि सिविल सर्विसेज़ जो है वो एक ऐसी डोमेन है कि जिसमें लोगों को बहुत रिगरस लेवल पे ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। जी। प्रमोशनल ट्रेनिंग्स हैं, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग्स हैं, फिर इसमें हमारी जुडिशरी है, फिर मिलिट्री के इदारे हैं, और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि जिसमें जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट में जो लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं ताकि उनकी जो नॉलेज गैप्स हैं, उनको फ़िल किया जा सके और उनकी प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंसीज़ में वैल्यू ऐड की जा सके। सो ये एक ऐसा सफ़र था जो बहुत ग्रेजुअली मैंने स्टार्ट किया, और फिर करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह आज आई बीन इनवाइटेड एट द टॉप लेवल स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया जाता है। आई शेयर माय इनसाइट्स विद द स्टूडेंट्स, विद द एकेडमिया। जी, थैंक यू सर माशाल्लाह। तो आप के कौन से मेंटोर्स थे जिनसे आपने इंस्पायर होके ये शुरू किया? अच्छा, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। देखें, ऐसा है कि जब मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा, जब मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी, तो आई रियलाइज़्ड कि आपका जो रब के साथ कनेक्शन है, ना सिर्फ़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि आई रियलाइज़्ड कि इस कायनात के जो सबसे बड़े मेंटर हैं, वो हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और फिर मैंने जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बड़ा थॉरली पढ़ा। हमने अपने बचपन में जो भी कोर्स की किताबें पढ़ी, कहीं न कहीं हमने उनके कोई एक आधे किस्से पढ़ लिए। किसी ने बुढ़िया के कूड़ा फेंकने वाला किस्सा पढ़ लिया, किसी ने किसी ग़ज़वा में हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत को पढ़ लिया। बट आई रियलाइज़्ड कि नहीं, ये कायनात की वो अज़ीम तरीन हस्ती है कि जिसके बारे में माइकल हार्ट ये कहता है कि मैंने दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात को पढ़ा, बट वो शख्सियत जिसने इस कायनात में इस दुनिया के लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ना उनको पढ़ना चाहिए। फिर मैंने हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी टाइमलाइन को पढ़ा। तो मेरे लिए जो सबसे बड़े मेंटर हैं वो तो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बाकी जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक मेंटर की डेफिनेशन को मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करूँ, तो मेंटर वो होता है कि जिसके अंदर हुब्बे जा ना हो, जिसके अंदर दुनियावी चीज़ों की लस्ट ना हो, जो स्टेटस से, शोहरत से मरूब ना हो। और मेंटर वो होता है कि जब आप उससे कोई ओपिनियन लें, तो उसको ये डर और खौफ ना हो कि ये इंसान मेरे से नाराज़ ना हो जाए। और मेंटर वो होता है कि जो आपको ज़िंदगी गुज़ारने का एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू दे दे। तो अगर हम देखें ना अपने आस-पास बहुत से लोग हैं कि वो मेंटर होने का क्लेम करते हैं, बट एक्चुअली वो उस डेफिनिशन पे पूरा नहीं उतरते।
बहुत से लोग हैं जो हुब्बे जा में पड़े हुए हैं, उनको शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी स्टेटस वाले इंसान के लिए इज़्ज़त देने का क्राइटेरिया उनके पास और है, और एक आम लेमैन को इज़्ज़त देने का क्राइटेरिया और है। तो मैं ऐसे शख्स को मेंटर नहीं मानता, तो मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा मेंटर नहीं मुझे मिला कि जिसको मैं मेंटर कह सकूँ। हाँ, मैं अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से बहुत कुछ सीखता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, और बल्कि मेरे लिए क्या, वो तो सारी इंसानियत के लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। जी, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को पहचानने की क्या मतलब निशानियाँ होती हैं? और आप किस तरह लोगों को अभी हेल्प कर रहे हैं अपनी कमियों को पहचानने में? अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। इतने मुश्किल-मुश्किल सवालात कैसे तैयार किए हैं, ज़रा हमें भी तो पता चले। हुँ, बताएँ ना ज़रा। ये पहले ये कुछ सवाल जो है वो डिफरेंट पॉडकास्ट है, जो अर्ली पॉडकास्ट थे उनसे, ओके, और बाकी ये मैंने एआई से भी निकलवाया है ओके, और खुद गुड। खुद लिखे हैं। अच्छा, देखो बेटा, ऐसा है कि अ, अगर एक इंसान किसी इंसान से मिलके ये दावा करता है ना कि मैं उसकी शख्सियत को समझता हूँ, जानता हूँ, तो वो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, भले से आपकी सैकड़ों मुलाकातें क्यों ना हों, आई बिलीव कि इंसान अल्लाह का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और इंसान इतना गहरा होता है कि आप भले से किसी इंसान के साथ सैकड़ों मुलाकातें क्यों ना कर लें, आप किसी भी इंसान के बारे में मुकम्मल नहीं जान सकते या बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते। आप उतना ही जान पाते हैं जितना वो इंसान आपको इजाज़त देता है। आई मीन कि जितना वो इंसान आपके साथ शेयरिंग करता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक्सपोज़र, जिनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, या जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, तो वो कहीं न कहीं किसी इंसान से मिलते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इंसान कितना वेल ग्रूम्ड है, कितना वेल बिहेव्ड है, और कितना वेल मैनर्ड है। और दूसरा जो आपने पूछा ना कि हम लोगों को कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, कोचिंग के लिए, ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किसी न किसी मसले को फ़ेस कर रहे होते हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किन इश्यूज़ को फ़ेस कर रहे हैं, और आई मीन आपके गोल्स क्या हैं? तो फिर उनकी जो करंट पोज़ीशन में और उनकी एक्सपेक्टेड पोज़ीशन में या आइडियल पोज़ीशन में, या जो उनके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके दरमियान जो एक गैप आता है, हम उस गैप को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये रेड सिग्नल्स हैं, आप अगर इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हुए दूर कर देंगे, और आप अगर इन एरियाज़ पे काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी न किसी नफ्सियाती मसले को फ़ेस कर रहे होते हैं, आई मीन स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, तो डेफ़िनेटली हम उन लोगों की न सिर्फ़ सीबीटी करते हैं, सीबीटी मीन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि हम उनके थॉट प्रोसेस में तब्दीली लेके आते हैं, हम उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके पैराडाइम्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बल्कि उसके साथ-साथ, चूँकि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, हम मेडिसिन्स वगैरह से इलाज नहीं करते, बल्कि हम एनएलपी के ज़रिए, हम हिप्नोटिज़्म की मदद से ऐसे लोगों के सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, एंड दे फील वेरी वेल, और वो नफ्सियाती मसाइल से फिर छुटकारा पा लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आई बिलीव कि जो भी हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं कि होलिस्टिक लाइफ कैसी होती है, और होलिस्टिक लाइफ को कैसे जिया जा सकता है। होलिस्टिक लाइफ मीन के लाइफ के तमाम एरियाज़ को बैलेंस वे से लेके चलना, जिसमें आपका करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, और आई वुड से कि जब हम होलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें हमें रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स को समझना पड़ता है, और क्योंकि आपका रब के साथ रिलेशन है, अपने क्रिएटर के साथ रिलेशन है, आपका हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिलेशन है, आपका अपने आप के साथ एक रिलेशन है, आपका अपने इंटीमेट रिलेशंस, आई मीन अम्मा-अब्बा, बहन-भाइयों, बीवी-हस्बैंड के साथ रिलेशन है, आपका दोस्तों के साथ रिलेशन है, आपका
इस सोसाइटी के साथ एक रिलेशन है, फिर आपका इस यूनिवर्स के साथ रिलेशन है। तो जब आप इन तमाम रिलेशनशिप्स की डायनामिक्स को समझते हैं और फिर आपके एक रिलेशनशिप की डोमेन है जिसका ताल्लुक आपके करियर से है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक जॉबमैन हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उन रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो आई बिलीव कि होलिस्टिक लाइफ और ब्लिसफुल लाइफ को जीने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम रिलेशनशिप्स के साइंस को समझें। तो वो लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में फंसे हुए होते हैं, और रिलेशनशिप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the blissfulness or stress stress oriented life when it comes about handling relationships. So I think कि जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले को फेस कर रहे होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी उन लाइफ में फॉल्ट लाइंस को अंडरस्टैंड करते हुए हम उनको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दे सकें कि वो एक शानदार, खुशगवार, ब्लिसफुल ज़िंदगी जी सकें। जी माशाल्लाह। तो आपके हिसाब से लोगों की ग्रूमिंग और उनके पर्सनल प्रेजेंटेशन उनके लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी आप मेरे पास आए हो, इतनी प्यारी आपने मैरून कलर की शर्ट वियर की हुई है, ऊपर जैकेट पहनी हुई है, आपने बंद जूता पहना हुआ है, प्रॉपर आपने बाल कॉम्ब किए हुए हैं, और अगर आप मेरे पास ऐसे ही आ जाते बगैर फेस वॉश किए हुए, आपके बाल बिल्कुल उलझे हुए होते, तो मैं कहता कि यार इस बंदे ने मेरा क्या इंटरव्यू करना है। इसको तो इतना भी आइडिया नहीं है कि इसने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करना है, राइट? तो जी। ग्रूमिंग का मतलब होता है सेल्फ मेंटेनेंस। आई मीन कि आप अभी इस ड्राइंग रूम में हैं, तो ये ड्राइंग रूम कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इस ड्राइंग रूम में हम कितना ही ज़बरदस्त ब्रांडेड फर्नीचर क्यों ना रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये गंदा हो जाएगा और हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ये रहने के काबिल रह सके, राइट? तो जी। इस तरह जो वजूद इंसानी है ये बड़ा खूबसूरत है। रब की ज़ात ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया, और रब की ज़ात ने लाखों मखलूक़ात पैदा करके इंसान को सबसे बेहतरीन क्रिएशन डिक्लेयर किया। तो आई बिलीव कि जो ग्रूमिंग है वो हमें करनी चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। इसमें आपकी ओरल हाइजीन आती है, इसमें आपकी फ़िज़िकल हाइजीन आती है। फ़िज़िकल हाइजीन में आपकी नेल केयर है, हेयर केयर है, ईयर केयर है, इसमें आपकी स्किन केयर है। तो जब आप अपनी ओरल हाइजीन की, फ़िज़िकल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करते हैं और आप अच्छा साफ-सुथरा लिबास पहनते हैं, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी होती है। और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में तो हम अक्सर एक बात भी कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर हम अच्छे से दिखेंगे नहीं, तो लोग हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे? रिसर्चेस ये बताती हैं ना कि जब भी हम अपने आप को किसी भी जगह पे कैरी करते हैं, तो हमारी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, लोग 5 से 30 सेकंड्स के अंदर-अंदर हमारे बारे में एक राय कायम करते हुए ये सोचते हैं कि ये इंसान कितना वेल ग्रूम्ड है, कितना एजुकेटेड है, कितना फ्रेंडली है, कितना प्रोफ़ेशनल है, कितना अप्रोचेबल है, और इसका सक्सेस लेवल क्या है। तो हमारी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, ये बहुत मैटर करती है। आई डोंट से कि ये फ़िज़िकल अपीयरेंस ही सब कुछ होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे किसी प्रोडक्ट का रैपर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर से प्रोडक्ट बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल बकवास होती है। इसी तरह कुछ लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, हॉलो पर्सनैलिटी होती है, डिसकंटल्ट होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। तो आई बिलीव कि एक अच्छी वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पर्सनैलिटी की डोमेन्स को समझें। पर्सनैलिटी की डोमेन्स का मतलब ये है कि एक इंसान का कॉग्निटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत प्रोग्रेसिव है, और उसकी आई मीन जो इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप है, उसका जो कॉग्निटिव लैंडस्केप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी कॉग्निटिव फैकल्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इंसान जो है वो इल्म सीखता है, उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, उसके अंदर उसका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है, राइट? फिर आपकी पर्सनैलिटी की एक डोमेन है जिसको हम इमोशनल डोमेन कहते हैं, कि वो इंसान अपने जज़्बात को, अपने एहसासात को, अपनी वरीज़ को, अपनी विशेज़ को, अपने मूड को, अपने टेम्परामेंट को कितना अंडरस्टैंड करता है, वो जी। इंसान इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, वो इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। और जो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है वहीं ग्रो करता है, वहीं अपने पर्सनैलिटी को अच्छे से कैरी करता है, वहीं लोगों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे से मैनेज करता है। इसी तरह पर्सनैलिटी की एक डोमेन है स्पिरिचुअल डोमेन,
कि आप रब के साथ कितने कनेक्टेड हैं, आपके पास ज़हनी और क़ल्बी सुकून कितना है। जी। फिर पर्सनैलिटी की एक डोमेन एथिकल डोमेन है कि एक इंसान ज़ाहरी तौर पर कितना ही अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, वो अक़ली लिहाज से कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एथिकली ठीक नहीं है, वो मक्कार है, वो अयार है, वो झूठा है, वो बददियानत है, तो कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करेगा। तो एक इंसान को एथिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो। जी। इसी तरह आपकी पर्सनैलिटी की जो एक डोमेन है, आई मीन उसको हम स्पिरिचुअल डोमेन कहते हैं। एक डोमेन है कॉग्निटिव है जिसका ताल्लुक आपके थॉट प्रोसेस से है, एक डोमेन आपकी इमोशनल डोमेन है, एक डोमेन फिजिकल डोमेन है, एक एक पर्सनैलिटी की डोमेन का ताल्लुक जो है आपकी फिजिकल अपीयरेंस से है। तो ये जो पर्सनैलिटी की सारी डोमेन्स है ना, ये जब आप बैलेंस वे से लेके चलते हैं तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को जब कहीं पे भी कैरी करते हैं तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। यू फील वेरी कॉन्फिडेंट, लोग आपसे मिलते हैं, आपसे मिलके उनको एक उम्मीद मिलती है, वो अच्छा महसूस करते हैं, आप की पर्सनैलिटी से अच्छी वाइब्स लोगों को मिलती हैं। तो ये उसी वक़्त होता है कि जब आप फिज़िकल अपीयरेंस के साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी की तमाम डोमेन्स पे काम करेंगे। अब अगर एक बंदा है रेयान कि वो सिर्फ़ अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे काम करता है, जैसे आजकल जो जेन ज़ी और अल्फ़ा जनरेशन का बहुत ज़्यादा फ़ोकस फिज़िकल अपीयरेंस पे है कि मतलब अच्छे कपड़े पहन लो, ब्रांडेड कपड़े पहन लो और स्किन को बेहतर कर लो, बालों के स्टाइल बना लो, लेकिन जो है ना वो दिमाग अकल से आरी है, दिमाग खाली है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसीलिए बच्चे मरूब हो जाते हैं सोशल मीडिया से, लाइफ़स्टाइल व्लॉगर्स से और ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनसे मरूब होके तो फिर वो बिल्कुल छिछोरे किस्म के काम करना शुरू कर देते हैं, वो ईज़ी मनी की तरफ चले जाते हैं, राइट? जी। तो आप सोसाइटल ट्रेंड्स एंड ट्रेडिशन से उसी वक़्त मरूब होते हैं जब आपके अक्ल और फ़हम नहीं होता, जब आपके पास हिकमत नहीं होती। तो मज़े की पर्सनैलिटी रेयान उस वक़्त होगी कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी की इमोशनल, कॉग्निटिव, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल और एथिकल डोमेन्स पे काम करेंगे। जी। तो आप बड़ों को क्या मतलब एडवाइस देंगे कि बड़ों को क्या एडवाइस देंगे कि किस तरह वो अपने जो बच्चे होते हैं उनके किस तरह जो कनेक्शन जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसको किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं उनके बच्चों की? हुँ, जी। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इसको मैं ऐसा कहूँगा कि सबसे पहले ना पेरेंट्स को ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपने अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है ना, तो फॉर गॉड सेक आप मदर टंग में बात करें। आप उस ज़ुबान में बात करें कि जिस ज़ुबान में आपके लिए बात करना बहुत कन्वीनियंस है। अब प्रॉब्लम ये होता है रेयान के जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो इतनी तेज़ी के साथ उसकी लैंग्वेज स्किल्स बिल्ड होती हैं, वो इतनी तेज़ी के साथ सीख रहा होता है यू कांट इमेजिन। अब उस वक़्त पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपनी मादरी ज़ुबान में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने की बजाय वो इंग्लिश से मरूब होके बच्चों के साथ जो है वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स कि जिनको पूरा जुमला भी नहीं बोलना आता तो वो छोटे बच्चों को कह रहे होते हैं सिट, स्टैंड, ओपन मतलब वन वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको ना इंग्लिश से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें क्योंकि दुनिया में आप किसी भी बड़े इंसान को देख लें, किसी भी क्रिएटिव इंसान को देख लें, वो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बड़ा ख़्याल है, बड़ी सोच है, जो फ्लो ऑफ थॉट है, जो डेप्थ ऑफ थॉट है, जो डेप्थ ऑफ आइडियाज़ हैं, वो आते ही आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में है। मतलब आप सोचते भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में हैं। तो अगर आपने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, तो आप सबसे पहले उनके साथ अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करें। दूसरे नंबर पर ये है कि आप कभी भी अपने बच्चों के क्वेश्चंस को अनएड्रेस मत छोड़ें। अनएड्रेस का मतलब ये है कि आप भी अगर अपना टाइम थोड़ा-सा याद करें, तो आपने देखा होगा कि आप अपने बाबा से ना बहुत से सवालात करते होंगे कि बाबा ये क्या है, वो क्या है? अभी भी आप बहुत से क्वेश्चंस करते होंगे। जैसे अभी मेरे बच्चे हैं, अब तो ख़ैर माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बट आई नो कि जब वो 5 साल से कम उम्र के थे तो उनके अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते थे बिकॉज़ बच्चे के अंदर एक नेचुरल इतनी क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, उसके अंदर इतनी लर्निंग एजिलिटी होती है कि वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है।
तो आप जब बच्चे के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, आप उसके साथ रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं, आप उसके साथ गपशप लगाते हैं, तो उसकी वोकैब में बेहतरी आती है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स बिल्ड होती हैं, उसका जो कॉग्निटिव लैंडस्केप है वो बहुत एनरिच होता है। तो ये दूसरी टिप है अपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने की। तीसरा ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ योर चाइल्ड, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ जो है ना इन दोनों के बीच में होते हैं। तो हमें कभी भी अपने बच्चे को ना लेबल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, अब वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो सोशलाइज नहीं कर रहा, और उसका कज़न जो है वो बहुत सोशलाइज कर रहा है, वो एक्सट्रोवर्ट है, तो हम फौरी तौर पर अपने बच्चे को लेबल कर देते हैं कि ये शाय है, ये बात नहीं कर रहा, आई मीन इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बहुत बड़ा अब्यूज़ करते हैं। मैं इसको अब्यूज़ कहता हूँ कि जब आप अपने बच्चे को लेबल कर देते हो ना कि ये शाय है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात नहीं करता, ये सोशलाइज नहीं करता, ये आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया का पैदा होने वाला हर बच्चा इंतहा दर्जे का कॉन्फिडेंट होता है। इट ऑल बिल्कुल। डिपेंड्स कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। रब की ज़ात ने निज़ाम कायनात को चलाने के लिए लोगों को मुख्तलिफ शख्सियात के साथ पैदा किया हुआ है। कुछ लोग जजमेंटल हैं, कुछ लोग परसीवर हैं, कुछ लोग इंट्यूशन वाले हैं, कुछ लोग सेंसिस वाले हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, राइट? कुछ लोग थिंकर हैं, कुछ लोग इमोशनल हैं, कुछ लोग लॉजिकल हैं। तो ये पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं। अब आप जब बच्चों के दरमियान ऑब्वियस या सटल कंपैरिजन करते हैं ना कि देखो वो तो बात करता है, वो तो मार्केट से शॉपिंग भी कर लेता है और तुम तो घर में बैठे रहते हो, तो इससे आप बच्चे की खुद ही को, उसकी सेल्फ एस्टीम को नर्चर करने के बजाय आप उसको किल करते हो। आप उसके फितरी कॉन्फिडेंस को आई मीन उसको तबाह कर देते हो। जी। तो आपको बच्चे का कंपैरिजन किसी से नहीं करना, आप उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करें और टोटलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करें, और आप उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, तुम मुझे हर हाल में प्यारे हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, तो आपको अपने बच्चे को अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देनी होगी। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि बच्चा आपकी बात सुनता है, नहीं सुनता, बच्चा मार्क्स अच्छे ले रहा है, नहीं ले रहा, व्हाट्सोएवर। रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को ह्यूमिलिएट करते हैं, उसकी तज़लील करते हैं, दूसरों के सामने उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो आप अपने हाथों से बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी किल कर रहे हैं और आप बच्चे को खुद से दूर भी कर रहे हैं, राइट? जी। अब बात करते हैं उस पे जो इमोशनल नीड्स की आपने बात की है कि हम अपने बच्चों को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखें रेयान, दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी 4 फितरी ज़रूरियात होती हैं। उसकी कॉग्निटिव नीड्स होती हैं जो गपशप लगाने से पूरी होती हैं। उसकी फ़िज़िकल नीड्स होती हैं जब आप उसको अच्छा लिबास देते हो, जब आप उसको अच्छा खाना देते हो, ऐसी ग़िज़ा देते हो जो उसके लिए नाफ़े हो। फिर उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं कि वो अपने इर्द-गिर्द लोगों से हेलो हाय करे, इंटरैक्ट करे, और उसकी इमोशनल नीड्स होती हैं। अब ये जो इमोशनल नीड्स है ना, ये इंसान की फ़िज़िकल नीड्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उसकी बेसिक नीड्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। इमोशनल नीड्स का मतलब ये है कि एक बच्चे को माँ-बाप की तरफ से, उसके आस-पास रहने वाले लोगों की तरफ से अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और एतमाद मिलना चाहिए। जब अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त मिलता है, तो उस बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं। आप उसके इमोशनल कप को फ़िल करते हो, आप उसके इमोशनल लैंडस्केप को स्ट्रॉन्ग करते हो, जी। और उसके साथ-साथ क्या है कि आप छोटे बच्चों को अपना लम्स दें। मतलब 7 साल से कम उम्र बच्चे को जब माँ-बाप अपना लम्स देते हैं, उनको हग करते हैं, उनको चूमते हैं, उनको गले लगाते हैं, तो इससे बच्चे की न्यूरल डेवलपमेंट होती है। जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है, उसको फ़ीड करवाती है, तो मिलियंस ऑफ नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। जितने नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, उतने न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, उतने न्यूरल पाथवेज़ बनते हैं, और उतना ही एक बच्चे का जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही उसकी इंटेलिजेंस में जो है वो ग्रोथ होती है। सो छोटी उम्र में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लम्स देने से और सारी उम्र बच्चे को अनकंडीशनल प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और उसको एतमाद देने से एक बच्चा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जी। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो बच्चा इमोशनली डिप्लीट होता है, बच्चा इमोशनली स्टार्व्ड होता है, और यही वो बच्चे हैं
कि जो फिर क्या करती हैं कि बड़े होके रिबेलियस एटीट्यूड की तरफ आती हैं, माँ-बाप से दूर हो जाते हैं और फिर या वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं या वो क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं या ये वो बच्चे होते हैं कि जो आई मीन लव अफेयर्स में चले जाते हैं। लव अफेयर्स को समझते हो ना आप, वो लड़का-लड़की जो प्यार मोहब्बत करती हैं शादी से पहले। तो जी इस किस्म की जो चीज़ों में पढ़ने वाले बच्चे हैं बेसिकली ये वो बच्चे हैं कि जिनको अपने अम्मा-अब्बा से प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, एतमाद, ट्रस्ट नहीं मिलता, तो वो सोसाइटी में इन चीज़ों को ढूँढ रहे होते हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी कैसा है कि और उसको किस तरह होना चाहिए और किस तरह लोग उसको फिक्स कर सकते हैं? आपने तो इतना हेवी क्वेश्चन पूछ लिया है। ये जितनी बिल्डिंग हेवी है ना, इससे डबल ट्रिपल आपने हेवी क्वेश्चन पूछा है और 1 क्वेश्चन नहीं पूछा, 3 क्वेश्चन्स पूछे हैं आपने जी कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम कैसा है और इसके क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जा सकता है। तो इस पे तो हमें पूरा दिन लगेगा इस क्वेश्चन को एड्रेस करने में। बट ऑन अ वेरी ब्रीफ नोट पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत आउटडेटेड है और हमारे टीचर्स, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आज तक ये रियलाइज़ ही नहीं कर सके शायद कि एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स क्या हैं। बिकॉज़ आई बिलीव के जो एजुकेशन के ग्रेटर गोल्स हैं वो ये हैं कि स्कूल में आने वाला जो बच्चा है, उसकी फितरी कॉन्फिडेंस को नर्चर किया जाए, उसकी इन्नेट क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर किया जाए, जी उसको एक कैरेक्टरफुल इंसान बनाया जाए, उसको एक ऐसा इंसान बनाया जाए जो सेल्फ एक्चुअलाइज़्ड हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए कोई कंट्रीब्यूट करे। बट हम इस एजुकेशन सिस्टम से जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऐसी है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नौकरी के बारे में सोचती है। हम अपने बच्चों को शायद स्कूल भेज के ये रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम्हारे तालीम हासिल करने का एक ही ग्रेटर गोल है कि तुमने अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छे नंबरों की बुनियाद पे तुमने अच्छी नौकरी लेनी है और यही ज़िंदगी का गोल है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बच्चों की फितरी कॉन्फिडेंस को उनकी इन्नेट क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करने के बजाय किल करता है। और आप देखें कि एक 5 साल का, 7 साल का बच्चा बहुत से सवालात पूछेगा। लेकिन वहीं बच्चा जब 10th ग्रेड में जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो सवाल बिल्कुल नहीं पूछता। अब मैं चूँकि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, तालीमी शोबे में भी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कहीं न कहीं मैं इन टच रहता हूँ स्कूल, कॉलेजेस के साथ। तो जी आई नो कि जब हम स्टूडेंट्स से टॉक करते हैं तो ना स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, जब हम टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस करते हैं तो टीचर्स भी कोई क्वेश्चन नहीं करते बिकॉज़ रोट लर्निंग है, जी कॉपी राइटिंग है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वो आपने कॉपी पे लिख लिया, जो किताब पे लिखा है वो आपने अपनी मेमोरी स्किल्स को यूज़ करते हुए उसको मेमोराइज़ कर लिया और आपने एग्ज़ामिनेशन डे पे जो चीज़ें आपने मेमोराइज़ की हुई हैं, आपने जस्ट अपने अच्छे रिटन एक्सप्रेशन से उनको लिख दिया और जिसका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं जी और उन बच्चों की जो परफ़ॉर्मेंस है, उसको बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पे अवेज़ा किया जाता है और जी फिर उसको कैश करवाया जाता है एडमिशन्स के लिए। तो ये एक खुलासा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? तो आई वुड से कि अगर मुझे पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए या मुझे ऑन बोर्ड किया जाए या मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, अगर उनको ऑन बोर्ड किया जाए एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि ग्रेड 5th तक अर्ली स्टेज की जो एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, मैं उसमें हर किस्म के एग्ज़ाम को ख़त्म कर दूँगा। मतलब ये इट्स अ चाइल्ड अब्यूज़ कि आप क्या करते हैं कि छोटी उम्र में एक बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं। एक ग्रेड 1 में, नर्सरी में, प्रेप में, ग्रेड 2 में पढ़ने वाला बच्चा जो है, वो एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस लेता है और छोटी उम्र में एग्ज़ामिनेशन, ग्रेड्स, मार्क्स की रेस में आप कोलैबोरेशन की बजाय आप क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं और आप उस कंपैरिज़न में अपने ही क्लास फेलो से हसद महसूस कर रहे होते हैं। आप एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के बजाय आप दूसरे को गिरा के खुद आगे बढ़ना चाह रहे होते हैं।
तो मैं पहली स्टेज में तो ग्रेड 5th तक जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म करूँगा और उसमें बच्चों के पोर्टफोलियोज़ होंगे। उन पोर्टफोलियोज़ में बच्चों की जो परफ़ॉर्मेंस है वो सारी की सारी एक रिकॉर्ड की फ़ॉर्म में लिखी जाएगी। एग्ज़ाम्स को तो बिल्कुल ख़त्म करूँगा। दूसरे नंबर पर मैं जो टीचर्स ट्रेनिंग है उस पे मैं बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काम करूँगा और हमारा वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यूएडी एक इदारा है जिसको हम फॉर्मली डीएसटी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे पंजाब के जितने भी टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन टीचर्स ट्रेनिंग को जदीद तकाज़ों के साथ अलाइन करेंगे और ये मैंडेटरी होगी और इसमें हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को या जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे प्रोफ़ेशनल्स हैं, वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनको इनवाइट करेंगे ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो हमारे टीचर्स के साथ शेयर कर सकें। और तीसरा हम टीचर्स को फ़ील्ड ट्रिप्स करवाएँगे बिकॉज़ आई बिलीव कि मैं जब टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ तो उनका एक्सपोज़र बहुत कम है। आई मीन कि एक टीचर लेट्स से कि लाहौर से पढ़ा हुआ है या बूरेवाला से या मियाँ चन्नू से पढ़ा हुआ है, तो वो मियाँ चन्नू से बाहर कभी कभी गया ही नहीं है। उसको नहीं पता कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। शायद कहीं न कहीं सोशल मीडिया के दौर में उसको बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो हो, लेकिन जो एक डायरेक्ट एक्सपोज़र है, जो एक ह्यूमन इंटरैक्शन है, वो नहीं होता और हमारे टीचर का बड़ा टनल विज़न है, वो वर्ल्ड डायनामिक्स को या नेशनल डायनामिक्स को उस तरह डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता। तो टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो मस्ट होएगी और तीसरे नंबर पे ये जितने भी स्ट्रीट स्कूल्स हैं, गो के ये स्ट्रीट स्कूल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किए हुए हैं। जो काम स्टेट को रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए था, वो ये काम अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। बट आई थिंक कि इनके ऊपर एक बड़ा ख़ास चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि लेट्स से कि अगर एक 3 मरले का 5 मरले का स्कूल है और उस स्कूल में 200-300 बच्चा पढ़ रहा है, तो वो आप क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं कि वो स्कूल जिसमें कोई लाइब्रेरी नहीं, जिसमें कोई साइंस लैब नहीं, जिसमें कोई आई मीन प्लेग्राउंड नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों की क्या आप होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, क्या आप उनको एजुकेशन देंगे? तो इस पे हमें चेक करने की ज़रूरत है और फिर उसमें मैं क्या करूँगा कि जो पाकिस्तान में एजुकेशन का बजट है, वो उसकी जो जीडीपी की रेशो है, वो हमें अ, कम से कम 7% तो ज़रूर करनी चाहिए बिकॉज़ हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे बंदूक उठाएँगे, हमारे बच्चे एक्सट्रीमिज़्म की तरफ आएँगे। तो पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा ऐसा है कि जो स्कूल नहीं जाता। पाकिस्तान में 16 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। पाकिस्तान में 35 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो घरों के अंदर मुलाज़मत करते हैं। तो हमें इन बच्चों को एजुकेशन देनी है और जो बच्चे गली मोहल्ले के स्कूलों में एजुकेशन ले रहे हैं, हमने उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर करना है। जी। तो तीसरा काम तो ये होना चाहिए। तो चौथा काम आई वुड से कि जो फ़ौरी तौर पे बगैर कुछ पैसा खर्च किए किया जा सकता है, वो है कि हम क्यों कॉपी राइटिंग को प्रमोट करते हैं, हम क्यों रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं। आई मीन कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चीज़ अगर किताब पे लिखी हुई है और एक स्टूडेंट ने उसको याद करके एज़ इट इज़ उसको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, तो उसमें उस बच्चे की जो अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, वो कहाँ पे जाएगी। तो हम ये जो अपनी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, इसमें एक बड़ी मेजर शिफ्ट ये लेके आ सकते हैं कि हाँ, कोई भी बच्चे ने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर किया है, तो वो बच्चा सर्च करे। आज हम एआई के दौर में हैं, आईओटीज़ वेब 3.0 के दौर में हैं, तो जी। वो बच्चा अपने तौर पे सर्च करे और किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको रिटन एक्सप्रेशन में लिखें और ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि जिस तरह टेक्स्ट बुक में जो डेफिनिशन और एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड वहीं लिखी जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, वो डिस्करेज होनी चाहिए। तो जी। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। तो फिर उसमें ये है कि इंसल्ट फ्री एजुकेशन हो, मतलब वो क्लासरूम जिसमें एक बच्चे की इज़्ज़त नफ्स की पामाली होती है, एक बच्चे को ह्यूमिलिएट किया जाता है, उस क्लासरूम में कभी भी लर्निंग नहीं होती। तो इंसल्ट फ्री एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर उसमें ये है कि एटलीस्ट 7 साल से पहले तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मतलब मैं तो 10-12 साल से पहले इस हक में नहीं हूँ कि बच्चे को एक्टिव टीचिंग की जाए, हम्म। लेकिन
अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर है या आप कहती हैं कि नहीं बच्चा 7 साल में स्कूल जाना चाहिए तो आप उसको भेज दें, लेकिन 7 साल से पहले आप 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं जो अभी अपनी सेल्फ मेंटेनेंस नहीं कर सकता। वो वहाँ पे मेड है एक, वो उसको सँभाल रही है। तो वो घर जहाँ पे 2.5-3 साल के 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजा है, आप उस बच्चे के साथ अब्यूज़ करते हैं। आपने बहुत बड़ा जुर्म किया उस बच्चे को स्कूल भेज के। उस बच्चे को माँ की गोद चाहिए थी, उस बच्चे को माँ का लम्स चाहिए था, उस बच्चे को घर में एक ऐसा होलिस्टिक माहौल चाहिए था कि जिस होलिस्टिक माहौल में रहते हुए उस बच्चे की जो फ़ितरी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपने उन चीज़ों को स्कूल के लिए आउटसोर्स कर दिया। तो दैट्स द रीज़न कि फिर बच्चे बड़े होके बहुत से जो अखलाकी मसाइल हैं उनमें घिर जाते हैं, या बच्चे अपनी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते जो कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। जी सर, थैंक यू। तो सर आप आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग समझते हैं कि नेटवर्किंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस कार्ड्स लेना और देना नेटवर्किंग है। तो आपके हिसाब से जो ऑथेंटिक नेटवर्किंग होती है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और ये पर्सनल डेवलपमेंट के साथ किस तरह जुड़ी हुई है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछा है और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और पता नहीं आपने कहाँ से इतने मज़े के क्वेश्चंस जो है ना वो फाइंड आउट कर लिए हैं। देखो रेयान, ऐसा है कि जो नेटवर्किंग है ना, ये हमने ना इस वर्ड को बहुत ज़्यादा समझ लें कि मिसपर्सीव किया है। हम सोशल इवेंट्स पे जाते हैं और वहाँ पे हम किसी के साथ ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं, और हम अपने जो बिज़नेस कार्ड्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं, और हम समझते हैं कि हमने नेटवर्किंग की है, या किसी के साथ हम एक सेल्फ़ी लेते हैं, एक पिक्चर लेते हैं। ये नेटवर्किंग नहीं होती, ये जस्ट आप समझ लें कि हेलो हाय होती है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि आप किसी सोशल इवेंट पे या किसी भी जगह पे आप किसी इंसान से मिले हैं, आपने अपना इंट्रो करवाया है, उसने आपके साथ अपना इंट्रो करवाया है, तो अब आपने उसके साथ एक रेपो बिल्डिंग करते हुए एक ऐसा बॉन्ड डेवलप करना है कि जिसमें आप उसको ये बता सकें कि हाँ, मैं आपकी लाइफ में इस अंदाज से वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जी। तो आप जब एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो वो एक रियल और प्रोडक्टिव नेटवर्किंग होती है। अगर आप किसी जगह पे गए हैं, हेलो हाय किया है और बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज किए हैं और आपने नंबर्स एक्सचेंज किए हैं, और उसके बाद आप कोई कांटेक्ट नहीं करते, या आप उस इंसान की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, तो वो नॉन प्रोडक्टिव नेटवर्किंग है। और पर्सनल डेवलपमेंट के साथ मैं इसको इस तरह लिंक करूँगा कि हम वो अक्सर एक बात करते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, और वो डैनियल गोलमैन भी ये कहता है कि अमली ज़िंदगी में जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें आपकी नेटवर्किंग का, आपके सोशल कैपिटल का रोल 85% है। मतलब वो लोग के जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते हैं, जिनका सोशल कैपिटल, सोशल बैंक बहुत बड़ा होता है, उन लोगों को लाइफ़ में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो डेफ़िनेटली हम जिस एरा में रह रहे हैं, इस एरा में लोग स्पेशली हमारी जो यूथ है, दे आर मोर इनटू गैजेट्स, और आप सोशल मीडिया पे हज़ारों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और लाखों लोग आपको फ़ॉलो करते हैं या आप किसी को फ़ॉलो करते हैं। तो ये नेटवर्किंग नहीं है। दिस इज़ नॉट रियल नेटवर्किंग। ये जस्ट समझ लें कि एक जान-पहचान है सोशल मीडिया पे कि फ़लाँ शख़्स ये काम कर रहा है, फ़लाँ शख़्स ये काम कर रहा है। तो फिर चूँकि हम सोशल मीडिया पे जब ज़्यादा टाइम गुज़ारते हैं तो हम कहीं न कहीं लोगों के साथ इन पर्सन नहीं मिलते, हम अवॉइड करते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बेस्ट है, बिकॉज़ वर्चुअल वर्ल्ड आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में रखती हैं। आप किसी भी हालत में बैठे हुए हो, आप कंबल में बैठे हुए हैं, रज़ाई में बैठे हुए हैं, या आपने शॉर्ट पहना हुआ है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं। लेकिन जब आप इन पर्सन किसी से मिलते हैं, तो आपको सोसाइटल नॉर्म्स को देखना पड़ता है। आप जब इन पर्सन किसी से मिलते हैं, तो वो जो रियल लाइफ़ इंटरैक्शन है, इट्स मोर प्रोडक्टिव। और फिर जब आप प्रोडक्टिव लोगों के साथ इन पर्सन मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, आप उनको बताते हैं कि आप उनकी लाइफ में इस अंदाज से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो वो जो एक कनेक्शन बिल्ड होता है वो कहीं न कहीं फिर आपको पे बैक करता है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
रोल प्ले करता है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू एडिशन होती है। बिकॉज़ जितने अच्छे लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट करते हो, वो लोग कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आते हैं। जैसे वो टिम फेरिस कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल टू होम यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ टाइम गुज़ारते हैं, जिन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं आप की लाइफ में बेहतरी लेके आते हैं। जी। तो सर आप क्या मतलब कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स बताना चाहें लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स स्टेबल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए? हाँ, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि देखो यार जो रेयान रिलेशनशिप्स है ना, ये दुनिया में हमारा सबसे बड़ा टेस्ट है। ये मैंने थोड़ी-सी मुश्किल बात की है, मैं इसको सादा अंदाज़ में बताता हूँ। दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, जितनी भी तलाक़ें होती हैं, जितने भी जायदादों के तनाज़े होते हैं, जो भी दुनिया में कोई झगड़ा है, कोई मसला है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो मुल्कों के दरमियान है, चाहे वो ख़ानदानों के दरमियान है, इदारों के दरमियान है, अफ़राद के दरमियान है, वो इस वजह से होता है कि हम रिलेशनशिप्स को कैरी करना नहीं जानते। रिलेशनशिप्स के डिफरेंट डोमेन्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। जी। तो अब जो सबसे पहले तो आप ना रिलेशनशिप्स की डोमेन्स को समझें। फिर आप रिलेशनशिप्स के साइंस को समझते हुए ये बात याद रखें कि कोई भी जो रिलेशनशिप है ना, वो उसकी एक प्राइस होती है। चाहे वो मियाँ-बीवी का ताल्लुक है, चाहे वो औलाद का और माँ-बाप का ताल्लुक है, चाहे वो बॉस और एम्प्लॉयी का ताल्लुक है। तो हर रिलेशनशिप की एक कीमत है। आपको ना उस कीमत को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को कैरी करने के लिए और इस रिलेशनशिप से हैप्पीनेस और प्लेजर अर्न करने के लिए मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो वो जी। कीमत आपको अदा करनी चाहिए, वो प्राइस आपको पे करनी चाहिए। दूसरा ये है कि रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म रखने के लिए हमें सबसे पहले खुद मुखलिस होना चाहिए। मतलब अगर मैं दूसरों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरा इंसान मेरे साथ लॉयल्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ चले, तो मुझे सबसे पहले खुद सिंसियर होना चाहिए। और अगर मेरे साथ कोई मेरे सिंसियर होने के बावजूद पुरख़लूस अंदाज़ से ताल्लुक़ कैरी नहीं करता, तो मुझे उसको अपनी लाइफ़ से माइनस कर देना चाहिए। जी। इट्स एज़ सिंपल एज़ 2 + 2 = 4। और तीसरे नंबर पे ये है कि रिलेशनशिप्स की डोमेन में हमें दूसरों से अच्छी उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि फ़लाँ शख़्स जो है वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं बाँधनी चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं दूसरों से, तो वो एक्सपेक्टेशंस हमारे ताल्लुक़ को कहीं न कहीं ख़राब करती हैं। जी। और फिर उसमें ये है कि रिलेशनशिप्स में ना हमें किसी एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन के साथ कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए कि मतलब मेरा एक दोस्त मिस्टर ए ऐसा है और मिस्टर बी ऐसा है, मिस्टर ए तो मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है और मिस्टर बी ऐसे बिहेव करता है, ये कम अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो हर इंसान की जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो इनफ़रादियत है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड लास्टली कि अगर हमने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है हेल्दी अंदाज से, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब लोग जो है वो खूबियों और ख़ामियों का मजमूआ है। जी। मेरे अंदर बहुत सी ख़ामियाँ हैं, मेरे अंदर कुछ खूबियाँ भी होंगी। तो हमें लोगों को इतना मार्जिन ज़रूर देना चाहिए कि अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उनको माफ़ कर दें। हाँ, अगर एक इंसान एक ही मिस्टेक को बार-बार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान ठीक नहीं है, मतलब वो आदतन इसको कर रहा है। तो आपको फिर उसके साथ अपने ताल्लुक़ को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो दीमक है वो लकड़ी को खा जाती है, इस तरह जो रिलेशनशिप्स हैं, वो आपकी लाइफ़ से हैप्पीनेस को खा जाते हैं, वो आपके ज़हनी और क़ल्बी सुकून को छीन लेते हैं। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि वो ताल्लुक़ जो आपकी लाइफ़ से हैप्पीनेस को छीन ले, वो ताल्लुक़ जिससे आपको सुकून और हैप्पीनेस नसीब ना हो सके, उस इंसान को आप अपनी लाइफ़ से अनसब्सक्राइब कर दें। आप बिल्कुल उससे दूर रहें, भले से आपको उसकी कोई ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आपके लिए जो सबसे कीमती चीज़ है, वो आपका ज़हनी और क़ल्बी सुकून है। सबसे पहले आप अपनी केयर करेंगे, तो फिर आप दूसरों की केयर भी करेंगे। अगर जी। आप अपनी केयर नहीं करेंगे, आप अपने ज़हनी और क़ल्बी सुकून को मेंटेन नहीं करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप दूसरों को भी हेल्प आउट नहीं कर सकते। जी।
तो अभी सर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट हो रही है और ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बन रहे हैं। तो आप इस इंटरनेट के इश्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप इसको रिज़ॉल्व करने में किस तरह की मतलब क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं तो इतना छोटा-सा इंसान हूँ, मैं इसमें क्या कोशिश करूँ? मैं दुआ कर सकता हूँ और जी, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं कोई पॉलिसी मेकिंग में होता या मेरे पास कोई मिनिस्ट्री होती या मैं कोई फेडरल लेवल का सेक्रेटरी होता, तो मैं लाज़मी तौर पे इस पे जो वो लोग के जिनके पास ये सारी की सारी पावर्स हैं, उनको मैं ये रियलाइज़ करवा पाता कि जब इंटरनेट बंद होता है, तो पाकिस्तान में आईटी के शोबा से, ई-कॉमर्स के शोबा से वाबस्ता जो लाखों नौजवान हैं, जो इस मुल्क में पैसा लेके आ रहे हैं, उनका कारोबार बंद होता है। तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आज के दौर में आपने पाकिस्तान को मसाइल के भंवर से निकालना है, तो इफ़ यू वांट टू स्टीयर पाकिस्तान आउट ऑफ ऑल दीज़ क्राइसिस, तो आप अपने नौजवानों को आईटी स्किल से एम्पावर कर दें। और आईटी स्किल्स से एम्पावर अगर आप करते हैं, तो फिर आपने उनको इंटरनेट सर्विसेज ऐसी देनी है कि आई मीन उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना होए। तो ये जो मतलब हमको लास्ट 4-5 मंथ से देख रहे हैं कि इंटरनेट के इश्यूज हैं, ये तो हर स्टेट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लाखों लोगों का रोज़गार भी इसके साथ वाबस्ता है। और फिर पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, इट्स अबाउट $2 बिलियन। तो जी। हम अगर इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो ये बिल्कुल छोटी सी इंडस्ट्री है। तो अगर आपने इस इंडस्ट्री को आई मीन नर्चर करना है, आप इसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो फिर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए। जी। और सर तो आपने अभी तक जितना भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, तो उससे आपने अभी तक क्या चीज़ सीखी है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ना, अगर मैं लोगों को बताऊँगा तो लोग शायद मुझ पे हँसेंगे। लोग कहेंगे कि ये पैंट कोट पहन के, टाई लगा के कितनी कंज़र्वेटिव बातें कर रहा जी, है। जो मेरे लाइफ़ एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बुनियाद पे या जितनी भी मेरी एज है, मैं जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, उसमें पहली बात मैंने ये सीखी है कि ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज़ में जीने के लिए हम ज़िंदगी को जितना सादा गुज़ारेंगे, वो उतना ही आप ज़िंदगी को मज़े से गुज़ारेंगे। मतलब हमने ना चीज़ों की रेस में, मटेरियलिज़्म में आके हम मार्केट फोर्सेस से इतना मेंटली, इमोशनली हाईजैक हुए हुए हैं कि हम चीज़ों की रेस में हैं। हम अर्निंग, बाइंग और कंज्यूमिंग के उस विशियस साइकिल में घिर गए हैं कि जिसमें हर वक़्त हमें पैसा कमाने की फ़िक्र रहती है। तो इस चीज़ ने ना हमारी ज़िंदगियों से सुकून को छीन लिया है। तो जितना आप ज़िंदगी को सादा गुज़ारेंगे, जिसको मिनिमलिज़्म की अप्रोच कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून, उतना ही मज़ा, उतनी ही हैप्पीनेस आएगी। तो पहला लेसन तो ये है। दूसरा लेसन ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी हेल्थ है। मतलब अगर एक बंदा ये नहीं ना जान सका कि मुझे अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, भले से वो पीएचडी है, भले से वो अरबपति है, खरबपति है, भले से वो दुनिया का सबसे मशहूर आदमी है, तो वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान है कि जो अपने वजूद के बारे में अवेयर नहीं है कि मैंने अपने वजूद को कैसे बेहतर रखना है, मैंने ग़िज़ा कैसी खानी है, मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स, मेरी फूड चॉइसेस, मैं क्या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल तो नहीं जी रहा। तो आपको अपनी सेहत के बारे में ना बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है। जी, तीसरी चीज़ जो मेरा जो लाइफ लेसन है, इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपने ज़िंदगी को मज़े से, सुकून से, हैप्पीनेस के साथ जीना है, तो रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब आपका अम्मा-अब्बा के साथ रिलेशन, आपका अपनी बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ रिलेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये रिलेशंस आप अच्छे से कैरी करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त हों कि जिन दोस्तों के साथ बैठ के आप अपना कैथारसिस कर सकें, आप उनकी टुगेदरनेस को एन्जॉय कर सकें, आप उनके साथ शेयरिंग कर सकें, वो दोस्त जो आपके लिए कुर्बानी दे सकें, आप उनके लिए कुर्बानी दे सकें, जिनके लिए आप ये सोचें कि हाँ, मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है।
तो जी आपकी ज़िंदगी बड़ी शानदार और मज़े की गुज़रती है। और लास्ट थिंग जो मेरा लाइफ़ लेसन है कि आप ज़िंदगी में वो करें, जो आप करना चाहते हैं। आप पीपल कॉन्शियसनेस से निकल जाएँ। जब हम पीपल कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, और आप का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ की बजाय लोगों के हाथ में होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, आप दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं। जी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे कोई दूसरा आके बैठता है और आपकी लाइफ़ की गाड़ी को हाईजैक कर लेता है। तो आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे खुद बैठें, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएँ, वो करें जो आप करना चाहते हैं। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हॉबीज़ हों, जो आपका दिल करता है वो करें। लेकिन उसमें फिर आपने दीन के फ्रेमवर्क को भी अंडरस्टैंड करना है। मतलब जो करना है वो करें का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दीन के फ्रेमवर्क को वायोलेट करें, उसकी पाबंदी ना करें। दीन का जो डिसिप्लिन है उसको फ़ॉलो करते हुए आप पीपल कॉन्शियसनेस से निकलें, आप गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ आएँ। तो यही राज़-ए-हयात है। जी जी सर, माशाल्लाह, और थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेज़र। सर, आप एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं लोगों को लास्ट पे यही मैसेज दूँगा कि लिव योर लाइफ विद पैशन, विद ऑब्सेशन, और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। आप जिस कैपेसिटी में भी काम करें, ये मत सोचें कि मेरे पास इतने अरब आएँगे तो मैं लोगों को हेल्प आउट करूँगा। आप एक ड्राइवर हैं, माली हैं, चौकीदार हैं, क्लर्क हैं, डीसी हैं, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जज हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिज़नेसमैन हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, जिस कैपेसिटी में आप जो काम कर रहे हैं, आप उस कैपेसिटी में कोशिश करें कि किसी दूसरे इंसान की लाइफ में बेहतरी लेके आ सकें। और इस मुल्क को किसी ने बाहर से आके ठीक नहीं करना, इस मुल्क को हम सब ने मिल के ठीक करना है। और हम अगर किसी मसीहा के इंतज़ार में रहेंगे तो ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। हर पाकिस्तानी अगर अपने हिस्से का रोल अच्छे से निभाना शुरू कर दे, तो कलेक्टिवली जो मुआशरे का जो कलेक्टिव कॉन्शियस जब इस लेवल पे जाएगा, तो ये एक मुआशरा, ये एक सिस्टम बहुत हेल्दी सिस्टम होगा जी और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। तो हम दूसरों पे उँगली उठाने के बजाय हम सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, हम अपना मुहासबा करें, हम अपना एहतसाब करें कि हम इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और सर, मेरा एक विज़न है कि स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल्स सिखाई जाए, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ जर्नी स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि वेयर एवर यू फील कि आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, कि अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कोचिंग चाहिए, कोई आपको ऐसा फोरम चाहिए कि जहाँ पे आप चाह रहे हो कि स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर सकें, कोच कर सकें, तो मेरी सर्विसेज बिल्कुल अवेलेबल हैं। मैं अगर आपको भी इस पे कोई गाइडेंस कोचिंग चाहिए होगी तो आई एम ऑलवेज हियर टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू, यू थैंक आर यू। आवर फ्यूचर। और आई फील वेरी प्राउड कि आप जैसे बच्चों की वजह से पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।